अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ अज़मत अली आबदी मौजूद हैं जो फास्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, बट उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इस वजह से आज हमने उनको मदऊ किया है, तो थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे वो फास्ट तक आए, फिर उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले अज़मत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है, ब्लेसिंग्स हैं। आप कैसे हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अज़मत, मेरी अपने जो है थोड़ा सा बचपन के बारे में बताएं, कहाँ रहे, क्या किया, और फिर वहाँ से लेके आपका फास्ट यूनिवर्सिटी तक का सफ़र। हाँ, उसके साथ साथ मैं आपको थैंक्स भी करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे बात कर सकूं। दैट्स इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और हम ऑनवर्ड्स चलते हैं। बेसिकली मेरा जो चाइल्डहुड पीरियड हम काउंट करते हैं अंडर मैट्रिक के, तो उसमें मैं एज अ शॉपकीपर बॉय परफॉर्म करता हूँ। कि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहा था जहाँ पे बिजनेस होता है, और लाइक उर्दू में हम कहते हैं व्यापार का काम, अनाज का काम। सही है। हम तो वो उस टाइम मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे फोर्स करते थे, कि फोर्स नहीं करते थे मतलब मैं दुकान पे बैठता था। तो वो फीलिंग्स नहीं मेरे पास कि एक 9 10 तक मैंने अपनी शॉप चलाई है, शॉप रन करी है। और दिस वो जो बार्गेनिंग का फैक्टर होता है, और दो की चीज़ चार में कैसे बेचते हैं। सो आई हैव ऑल दीज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो वो वाली जो बचपन में थी, वो अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से बिजनेस एनालिटिक्स वाली जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो वहाँ से मिल गई कि मार्केटिंग में जो दिखता है वो बिकता है। आफ्टर ऑनवर्ड्स में फिर बहन ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहन ने गाइड किया। अलोंग विद दैट मुझे बचपन में ही ना मुझे बहुत शौक था इंजीनियरिंग पार्ट का। दैट इज कि मैंने 9th मैट्रिक की क्लास में ऑल ओवर द पाकिस्तान एक ड्रोन, जिस टाइम वो थ्री इडियट की मूवी आई थी, वो बना के मैंने उड़ा के छोड़ दिया था। सो अलोंग विद दैट मुझे ये चीज़ें करता रहा। फिर मुझे मेंटोर बहुत अच्छे मिले अल्लाह के फजल करम से। दैट वाज सैयद वकोश शाह। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, अजमत यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना है और आपको निकलना है, मेहनती हो। सो मैंने आगा खान बोर्ड ले लिया आफ्टर हैविंग दी क्रेमिंग। क्योंकि आप चाहे हैं इंटीरियर में, अगर हम इंटीरियर में देखते हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, उनमें ये है क्रेमिंग का शेड्यूल। क्रेमिंग करते हैं, दे डोंट डिडंट स्टडी। वो जो हमारे एप्लीकेशन बेस होती है वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो आगा खान एक अच्छा पार्ट रोल प्ले करता है। तो फिर मैंने आगा खान बोर्ड पढ़ा। मैंने मेट्रिकुलेशन आगा खान बोर्ड से करी है, बट मेरा स्कूल जो था वो IBA पब्लिक स्कूल से था। सो बेसिकली आई एम सकेरियन। एंड देन मैंने फिर अपनी इंटरमीडिएट भी मैंने आगा खान बोर्ड से किया। आफ्टर ऑनवर्ड्स फिर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि एक्चुअली मुझे मेंटरशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं जिसमें डाइव करना चाहता हूँ मैं किसी उस एक्सपर्ट के पास चला जाता हूँ। अब वो अल्लाह ताला मुझे मिला देता है, ये अल्लाह का करम है। जैसे आपके साथ हो गया। तो मुझे सर अब्दुल सईद थे, मैं उनके पास एडमिशन से 6 महीने पहले ही चला गया था, और मैंने कहा भाई मुझे कुछ करना है। मुझे रोबोटिक्स का शौक है, दीज ऑल दीज थिंग्स। सो उन्होंने जस्ट मेरी परसेंटेज पूछी और कहा यू आर इन। अब उनको पता हुआ उन्होंने क्या देखा था, एंड फाइनली मैं ग्रेजुएट भी हो गया। नहीं, सही। तो तो ये सीन था कि फास्ट के जो फिर हमारा करियर जो शुरू होता है, वो अच्छा खासा अच्छा करियर है। हम्म। उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बहुत चीज़ें चीज़ें सिखा देती हैं कि आपने कंपटीशन में कैसे रहना है। पास में आप मैंने ये सीखा, इससे मैं इससे हौसला। पहले कि आप फास्ट की तरफ आए, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है रिलेटेड टू ए कैरियर। कि बहुत सारे आपकी तरह लोग होते होंगे जो अपनी यानी मैट्रिक इंटर की तालीम के बाद हिम्मत हार जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते। सो आप क्या समझते हैं, आपके पेरेंट्स का इसमें रोल था कि दे वांटेड यू टू स्टडी मोर, या इसमें जो है आपको कोई ऐसा मेंटर मिला जिसने आपको गाइड किया? और बिलखुसूस फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में, यानी एक मखसूस लिमिटेड क्वांटिटी में लोग आते हैं और इतनी मशहूर भी नहीं है। तो हु टोल्ड यू अबाउट गोइंग इनटू फास्ट? डेफिनेटली इसमें मेरा जो दो रोल मेरे हैं, एक तो पापा का और देन बहन का, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी जब मैं 4 साल का था। सो
बहन ने मुझे बहुत फोर्स किया कि अजमत आपने सक्खर में नहीं रहना है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, सो यू हैव टू गो और मेहनत करनी है। सो तो मैंने मेहनत करी। फाइनेंशियली सपोर्ट फादर ने किया, बट जो स्पिरिचुअल सपोर्ट होती है ना, वो मुझे मेरी बहन से मिली है कि यू हैव टू डू समथिंग। सो फाइनली फिर मैंने मेहनत करी, अच्छी खासी मुझे मेहनत करनी पड़ी। और थैंक्स टू आगा खान बोर्ड, जो उस टाइम मुझे अच्छा, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी। एक तो ये अच्छा सिलसिला था कि मेरी मैथ्स पे मैंने बहुत कमांड कर लिया था। आई थिंक मैंने अपने आगा खान बोर्ड के अंदर में थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आ गया था जो मैथ्स के होते हैं। सो फाइनली उसकी वजह से मुझे दूसरे और चीज़ों में शौक आने लग गया था। बट अदर देन ऑल दीज एक्सपेक्ट, मुझे मेरी बहन, फादर और एक सर वफा हुसैन शाह हैं जो मेरे खास मेंटर हैं। मैं अभी भी उनके पास जाता हूँ, तो मैं अभी भी उनसे सलाह लेता हूँ। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाई, ठीक है, बहन और फादर के बाद। तो ये दो लोग हैं। सही। ऐसे जब आप यानी आपने अपना इंटरमीडिएट वहीं सक्खर में किया था और आप डायरेक्टली फास्ट कराची में आ गए, तो एग्जैक्टली। तो जब आप फास्ट में आए तो क्या क्या चैलेंजेस शुरू में हुए थे? एक मुख्तलिफ किस्म का ज़ाहिर एनवायरनमेंट होगा आपके कॉलेज वगैरह से, तो शुरू में क्या चैलेंजेस हुए और आपने उसको किस तरीके से ओवरकम किया? या अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। तो सीन ये था सर कि मुझे पहले ही इंजीनियरिंग पार्ट बहुत पसंद था। मैंने ड्रोन, रोबोटिक हैंड, बिफोर दिस थिंग आप सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। माइंड स्टॉर्म पे काम करता था मैं। तो मैंने इस पास में आके भी ये काम शुरू कर दिए थे। तो वहाँ पे सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं। वहाँ पे ये कोई ऐसे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, मगर अदर अदर देन दैट आप ना उन्हीं से ही बाउंड हो। आप अलग से आके अपनी 1.5 इंच की जो मस्जिद होती है वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सो मैं आर्डिनो पे काम कर रहा था और अपने कोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहा था। सो मेरी जो इनिशियल जीपीए थी तो वो 2.01 थी। तो दैट्स वाज स्ट्रेंज कि मुझे, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं था और मैं वार्निंग के करीब आ गया था। मैथ मैंने हाथ नहीं लगाई थी, फाइनल में मैंने पढ़ा होगा। तो मैंने जब ये रिजल्ट अपने फास्ट में 2.1 स्टेज नहीं है, तकरीबन बच्चों की इतनी आती या है। प्रिटी श्योर कि ऐसा है। पीएफ तो जब तक रिपीट ना हो तब तक मजा नहीं है ना। ये वाला सीन है। तो हम्म। मैं जब ये रिजल्ट अपने मेंटर के पास लेके गया, तो उन्होंने मुझे अच्छा इज्जत से नवाजा, मुझे समझाया उन्होंने। दैट वन थिंग इज दैट मुझे अभी भी आज भी लाइन बुक क्लियर है। अजमत, ये जो डिग्री है ये 20 lakhs की होगी, मिनिमम मैक्सिमम 25 lakhs की होगी। इट्स हम्म। अप टू यू कि तुम वो 25 lakhs की एक शॉप खोलो, और इट्स अप टू यू, ये 25 lakhs हम तुम्हारे पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तुम्हारे पास एक ही चांस है। सो मैंने कहा ये चांस खोना नहीं है। फिर मैंने मेहनत अच्छी खासी शुरू करी। तो ये था कि आफ्टर 1 साल 2 साल मुझे हर चीज ना एकदम से नहीं होती है। एक तो ये एक मेन फैक्टर है, आपको कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्ड वर्क, माँ बाप की दुआएं और यकीन, ये सारी चीजें ऑल फैक्टर्स यू नीड टू डू समथिंग। तो मैं करता रहा। 2 साल हुए, 3 साल, थर्ड ईयर आ गया मेरा, एंड फाइनली मुझे अपना रोड मैप भी पता चल गया था अल्लाह के फजल करम से। एंड मुझे ये भी हो गया था कि 3 से अबव हो गई थी। सही सही। नहीं, फिर से वापस मैं उन्हीं चीज़ों पे आता हूँ कि शुरू में इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट और एजुकेशन, क्या चैलेंजेस आए? ऐसी क्या चैलेंजेस थे और उसको ओवरकम कैसे किया? चैलेंजेस ये थे, अ, मुझे लॉजिकली मुझे इतना डिफिकल्टी नजर नहीं आई। क्योंकि अ, आपने आखान बोर्ड से पढ़ा था, जहाँ पे हाँ आपको लॉजिक, ट्यून किया हुआ था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक किस्म के एग्जामिनेशंस होते हैं और आपको छोटे छोटे आंसर्स लिखने होते हैं। नो अबाउट इट। तो उसमें मुझे इशू नहीं हुआ, बट इशू मुझे इस चीज में हुआ था कि मैं अपने आप को थोड़ा डिग्रेड समझने लग गया था कि आप थोड़े से हटके हैं, या मतलब आप थोड़े से कराची वालों के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। दिस अच्छा। दिस शोज, मुझे टाइम लगा इस चीज को अपने आप को लेवल लाने में।
तो हालांकि चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट आई डोंट नो मुझ में क्या फैक्टर्स थे क्या नहीं थे, वो कुछ नहीं कर सका था। तो फास्ट में जो कल्चर था वो मैं अडॉप्ट कर रहा था, किस लिहाज से, स्टडी के लिहाज से, बट मैं फास्ट की लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा था। ये ये तो फास्ट में तो एंजॉय करने जैसी लाइफ है भी नहीं वैसे। बस ये ट्रू है, फास्ट में बट सोशल एक्टिविटीज के हिसाब से तो फास्ट यूनिवर्सिटी मशहूर है नहीं ना। हाँ, तो ये सीन था। बाकी हॉस्टल का एक अलग इन्वायरमेंट था, और हॉस्टलर्स मुझे अच्छे मिले, जो मेरे हम्म। सीनियर्स बने वो भी बहुत अच्छे बने हॉस्टल्स के। तो हम्म। एक ये चीज समझ में आई मुझे हॉस्टल में, जैसे मैं रहा ज्वाइनिंग पीरियड में, मैंने 4 कल्चर्स देखे अपने पाकिस्तान के। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि मैंने फर्स्ट में भी कल्चर देखा, और जो हॉस्टल में कल्चर देखा, वो मुझे एक चीज सिखा गया कि आपने मिनिमम रिसोर्सेज में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे लेके आनी है। सही। तो ये अच्छा, था। मुझे अपने वहाँ के बारे में बताएं, थोड़ा सा सक्खर के बारे में, कि वहाँ पे उमूमन जो बच्चे पढ़ते हैं वो कौन से बोर्ड से पढ़ते हैं और वहाँ का एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है। और फिर थोड़ा सा अगर वहाँ का भी कोई जवान बच्चा कोई आपको सुन रहा हो, उसके लिए क्या मशवरा है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कराची आने का एजुकेशन के सिलसिले में, तो आप उनको कोई ऐसी बात करना चाहेंगे यार आना चाहिए नहीं आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ। हाँ, डेफिनेटली वहाँ पे जो क्राइटेरिया है, एक्चुअली सारी चीजें होती हैं मेहनत से रिलेटेड। और हमारे वहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो है अच्छी परसेंटेज होना। जरूरी नहीं है आपके पास अच्छी परसेंटेज हो और आप सब कुछ लकी हैं। बहुत सारी चीजें फैक्टर इम्पोर्टेंट मैटर करते हैं। तो वहाँ पे एक ये है कि हमने अच्छी परसेंटेज लेनी है बोर्ड में। आपने मार्क्स पे जाना है, नोट रिमार्क्स। तो वहाँ पे मार्क्स पे जाया जाता है। चले आप रिश्वत से, जो भी आपके बोर्ड में कोई बैठे हुए एग्जामिनेशन में, दैट्स अ ट्रू फैक्ट, वहाँ पे लोग होते हैं जो अपने पैसों से मार्क्स बढ़वा लेते हैं। ये एक सच है, आप जितनी भी टाइट इन्वेस्टिगेशन हो जाए, बट ये फैक्टर रहता है। तो बच्चों के अंदर ये फैक्टर आ जाता है कि हमने मार्क्स ज़्यादा लेने हैं। और मेरे घर में मुझे ये कंसर्न रहा कि आपने पढ़ना अच्छा है, मतलब ये था। तो उधर के सखर के लिए जो एक एडवाइस ये है कि आपको बेसिकली, आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले आप जाएं। कराची बिग सिटी है, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले आप जाएं। बट फैक्टर यही इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर आपने अपने बेसिक्स अच्छे नहीं होते ना, तो आप कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर सकते। आप परसेंटेज जितनी भी लेके आ जाए, बट एट द एंड ऑफ द मोमेंट जब आप अपियर होंगे, तो सब कुछ सामने आ जाता है। सही। वहाँ के जवानों के लिए कोई मशवरा हो आपका? वहाँ के जवानों के लिए कुछ मशवरा हो, मैं यही यानी कहूँगा जो कि अभी अपने, मैट्रिक इंटर में है, आगे वो अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। हाँ, उनके लिए मुझे फील्ड्स की जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं 2025 और 2030 तक जो नज़र आ रहे हैं, वो ये है कि एक, डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और डेटा इंजीनियरिंग में हमारे पास वैसे बेसिक, हमारे पास कोई एक प्रोग्राम नहीं होता। अभी किसी ने प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है कि हम डेटा इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कराएंगे। फास्ट है, अभी डेटा साइंस का प्रोग्राम करा रही है, साइबर सिक्योरिटी का ये। अभी मुझे रिसेंट आइडिया नहीं है कि और कौन डेटा साइंस में बैचलर प्रोग्राम करा रहा है। तो डेटा इंजीनियरिंग एक है जो आगे स्कोप नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा आने आएगा। ठीक है ना, और हर कंपनी कहेगी कि हमने अपने डेटा पे काम करना है। ठीक है। और दूसरा आ जाता है डेटा साइंस। सही है। और डेटा एनालिटिक्स, जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है बिजनेस डोमेन की नॉलेज हो आपके पास। ब्लॉकचेन का आइडिया आ जाए आपके पास, ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें बनाएं आप। और ज़रूरी नहीं है आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करें, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं, करें। अजमत, आप ये जो सारी बातें बता रहे हैं ये तो चले, वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी आएगा उसके बाद उसको पता चलेंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ सक्खर के अंदर अगर कोई बच्चा रह रहा है मैट्रिक और हम्म। इंटर में, तो उसके लिए अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें कि आइदर ही शुड कम, और कौन सी यूनिवर्सिटीज उसको आए करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर उसे, हाँ, बिल्कुल अगर उसे कराची आना है। सॉरी मैं गलत फैक्ट पे किया। आप जैसे अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है तो फास्ट इज दी फर्स्ट।
ठीक है, बिजनेस परस्पेक्टिव से जाना है तो आईबीए से कोई अभी टारगेट के यहाँ कंपटीटर नहीं है। और जी की इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मगर जी की अच्छा एनवायरनमेंट देती है। नस्ट को टारगेट करें आप, नस्ट, फास्ट, जी की, आईबीए एंड लम्स, ये जो हैं टॉप पे आते हैं। जब इनकी सीवीज भी जाती हैं तो ये कलेक्ट हो जाती हैं, मतलब हायर इनको ही किया जाता है। आप ये है। सही है। और अगर अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आप फील्ड्स वगैरह बताना चाह रहे हैं, और उसके अंदर हम्म। आप जिस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर हैं वो आई थिंक डेटा रिलेटेड फील्ड है, तो इसका क्या स्कोप है? और जो अभी करेंटली स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में उनके पास फ्यूचर में कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, और उसके अंदर आपका अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हवाले से बताएं कि डेटा किस तरीके की फील्ड है। डेटा की जो फील्ड्स अभी तक आ रही है ना, वो ये है कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग। डेटा साइंस एक बिग अम्ब्रेला है जिसमें आपकी जो बेसिक्स है ना, मैं 100% इस पे फोकस करता हूँ कि आपकी लीनियर अलजेब्रा में कोर्स के नेम लेने पड़ रहे हैं मुझे इस टाइम, क्योंकि ये आप यूनिवर्सिटी साइड आ जाती है कि आपकी लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस होती है। तो आपकी ये जो मैथ्स है ना, यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन इट, कि आप अगर डेटा साइंस में हैं तो आपको एमएल मॉडल कभी कभार खुद ब खुद ट्यून करना है। सो यू हैव टू नो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, कि अगर हम मैथ्स के पीछे से क्योंकि चेंजेस करते हैं तो आगे फ्रंट में मॉडल जो मशीन लर्निंग का हम लगाएं या डीप लर्निंग का मॉडल लगाएं, वो हम कैसे चेंज होगा, उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। तो अगर आपके ये चीज़ अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। रेदर देन अगर हम कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग पे भी जाते हैं, तो मशीन लर्निंग भी डेटा साइंस के ही अम्ब्रेला में, मतलब एआई के अम्ब्रेला में जो तीन फैक्टर्स हैं, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, एआई है, और इसका सबसेट जो बनता है वो डेटा साइंस बनता है। तो एक डेटा साइंटिस्ट को ये सारी फील्ड तो आनी ही चाहिए, उनको हर चीज़ के बाद सुपरवाइज अनसुपरवाइज चीज, ऑल दिस फैक्टर्स जो होता है वो उनको अच्छे पता होने चाहिए कि मुझे किस सिनेरियो पे कौन सा मॉडल यूज करना है, कौन से डेटा पे कैसे विजुअलाइजेशन और कैसा यूजर एक्सपीरियंस देना है। जैसे एक डेटा एनालिस्ट होता है तो उसके पास बिजनेस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कुछ चीज़ें ऐसे सोचे, जो लड़के हैं जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको बिजनेस वैल्यूज, बिजनेस यूज केस पढ़ने चाहिए। वो ये देखें कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि बहुत सारे मर्चेंडाइजर होते हैं, कंपनीज हैं, वो अपने चाहती हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका मिनिमम एक एसक्यू मार्केट में हो। लेट सपोज हम कैडबरी की एग्जांपल ले लेते हैं, वो कहती है कि मैं 10 रुपए वाला भी चॉकलेट है वो हर दुकान पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये उसकी एक एसकेयू है और उसके लिए एक बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अगर वो उसके हिसाब से नहीं है तो वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे कि कंपनी के इस टाइम के लिए क्या वैल्यूज जनरेट हो रहे हैं, क्या केपीआईज हो सकती हैं। तो ये डेटा एनालिटिक्स का पार्ट आ जाता है। फिर अगर हम डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो डेटा इंजीनियर जो होगा वो बात करेगा बिग डेटा के ऊपर। अब वो ऐसे है कि अ, हमारे पास दो फॉर्म्स में, जैसे अभी स्ट्रीमिंग भी हो रही है और इसमें स्ट्रक्चर्ड भी डेटा है, ठीक है। और इस चीज को एक साथ स्ट्रक्चर्ड में लेके आना ताकि मैं इसमें यूजफुल इंसाइट्स क्रिएट कर सकूं और देन आफ्टर दैट मैं एक प्रिडिक्शन ला सकूं, तो मुझे डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। आई हैव टू परफॉर्म लैब ऑपरेशंस आ जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, बस टर्म्स हैं ये, कि हमें वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट मैं एक एनालिटिक्स रिपोर्ट, जो एक बिजनेस, जो सी की पोजीशंस होती हैं जितने, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। एंड देन हम उसकी, अगर वो इम्पोर्टेंट होगी तो हम जनरेटिव मॉडल या प्रोडक्टिव मॉडल्स हम यूज करेंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो डेटा साइंस की तरफ आ रहे हैं उनके लिए मिसाल के तौर पे एसक्यूएल है या और ऐसे टूल्स हैं, तो कौन से टूल्स के ऊपर, कौन सी लैंग्वेजेस के ऊपर उसे कमांड हासिल करनी चाहिए? टूल्स ऐसे हैं कि डेटा साइंस के लिए मैंने आपको बताया टेंसर फ्लो एक है, सेकेंड लर्न है, और अदर देन दैट आपको खुद भी एल्गोरिथम लिखना आ जाए। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल छोटा सा हम
लीनियर रिग्रेशन का एक प्रॉब्लम रहते हैं, मॉडल रहते हैं, तो वो आपको खुद बेसिक इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया हो कि काम कैसे कर रहा है मॉडल, किस कैलकुलेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक डेटा कैंप है। आप मैं पर्सनली मैं ये सपोर्ट करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग करें, आप ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें डेटा साइंस का काम हो, प्रोग्रामिंग के टास्क लें, आप अलगो के टास्क लें, ताकि आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज उनकी जब असाइनमेंट्स करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने किया है तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, उससे मेरी लॉजिक बिल्ड हुई है, मुझे पता चला कि बाहर कैसे स्टडी हुई है। और टूल्स में उसके बाद हम, जैसे मैंने अभी डेटा साइंस का बताया, एंड देन डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको पाइथन के अंदर जैसे कि मैट प्लॉटलिब है, प्लॉटली है, सीबोर्न है, टेबलू है, पावर बीआई है, एक्सेल पे थोड़ा बहुत अच्छा सा कमांड आ जाए। विजुअलाइजेशन आपको अच्छी आनी चाहिए मतलब एनालिटिक्स के लिए। उसके साथ एसक्यूएल का मेन रोल है, क्योंकि हम डेटा सोर्स वहां से लेके आएंगे, डेटा फेच करेंगे। डेटा इंजीनियरिंग के पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो अपाची है, क्योंकि बिग डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करना यूजफुल इनसाइट्स में, तो उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमें अपाची, हडूप में प्रोड्यूस, हमें ये टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ती हैं, उसमें यूज़ करना पड़ता है कि हम बिग डेटा को, बहुत ज़्यादा है, जीटा बाइट्स में डेटा है, तो हम उस चीज़ को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लेके आएंगे जिससे राइट। हमारे पास एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। तो ये सारे हैं डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स के जो की टर्म्स हो या टूल्स कहते हैं। सही है अजमत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इट वॉज थैंक वंडरफुल। यू। और आपकी जर्नी सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने किस तरीके से आप फास्ट है, और माशाल्लाह अब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबी अता फरमाए। आगे आपकी जो भी और जो आपकी कोशिशें काविशें हैं, जहाँ भी आपको आगे अपने आप को देखते हैं, अल्लाह ताला आपको राइट डायरेक्शन में उसकी तरफ मूव कराए। एंड में अगर कोई भी मोटिवेशनल बात करना चाहते हैं आप उन बच्चों के लिए, कि आइदर वो किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में रह रहे हो और अभी हमें सुन रहे हो, और वो आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनके लिए कुछ अगर कहना चाहें। मैं वैसे ना कुरान की बहुत सारी आयत है, मैं लास्ट में ना दो कुरान की आयतों का जो लेता हूँ, वो ये है कि वमन यतकिल्ला यजल्लहु मखरजा, और दूसरी ये है लम्मा सब्रू भी आयाती युकिन। तो पहली आयत ये कहती है मुझे कि मैं बंद दरवाजों से, मतलब जब सब कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, ऑल दी मतलब इंसानों ने आपके हर रास्ते बंद कर दिए, तो अल्लाह ताला कह रहा है मैं मखरज दे दूंगा, मतलब वी प्रोवाइड यू एग्जिट डोर। तो हमें डरना नहीं है। तब उसके लिए हमें दो चीजें करनी है, लंबा सब्र भी आती भई आयाती युकिनून, लंबा सब्र और यकीन करना है। आफ्टर दैट अल्लाह ताला हमें क्या देगा, हमें मखरज अता कर देगा। तो ये दो चीजें हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा, जब आप थक जाएं, आपको कुछ भी नजर ना आ रहा हो, आप बिल्कुल टूट जाए, तो आप कहें कि अल्लाह है, वो मखरज देगा, मगर मुझे अभी सब्र और पेशेंस रखने हैं अभी। तो ये मेरी मतलब जिंदगी में अभी तक मैं इनका ही सहारा ले रहा हूँ। और भी हैं वर्सेस, बट मेरे लिए प्रिंसिपल्स में मेरी लाइफ में अभी ये दो परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक। चलें, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबी अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।